के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? वो है 20 करोड़, जिसमें 19,98,12,341। बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात प्रति पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या का कितना है? 912। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019। सबसे कम गौतम बुद्ध नगर 851। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? वो थी 67.68%। 67.68%, जिसमें मेल की 70.3% और 57.2% फीमेल की। सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर, इसमें 80.12% साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती 46.7%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है इलाहाबाद, प्रयागराज। सबसे कम महोबा और चित्रकूट। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, प्रयागराज। सबसे कम महोबा। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट लगभग कितना है? 77%, यानी कि 77%। ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट लगभग कितना है? 77%। 70% ग्रामीण है और 22.3% नगरीय है। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का परसेंट लगभग कितना है? वो है 22%। 2011 में प्रदेश की आबादी देश की कुल आबादी का 16.50% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 कितनी थी? 20.2। पुरुष दशकीय वृद्धि दर 19.31, महिला दशकीय वृद्धि दर 21.2%। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर 49.1% और सबसे कम कानपुर नगर 9.9%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, जिसमें 80% साक्षरता है। और गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती 46.7% है। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात 0.6 वर्ष कितना था? 902। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद बलरामपुर है 950। सबसे कम बागपत 841। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो है ये भारत का सर्वाधिक SC जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक SC जाति वाला जिला कौन सा है? सीतापुर और प्रयागराज। 20.7% है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सुप्रीम SC जाति वाला जिला सीतापुर, प्रयागराज। सबसे कम बागपत। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति ST की जनसंख्या का परसेंट लगभग कितना है? वो है 0.6%। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ST वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र, जिसमें 38,05,018। सबसे कम बागपत 14। लगभग 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कामगारों का परसेंट लगभग कितना था? वो 32.9%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 829। जब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद गाजियाबाद 3971 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सबसे कम ललितपुर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन है? गाजियाबाद।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 70.3%। महिला साक्षरता दर 57.2%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? वो है 57.2%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग की जनसंख्या का परसेंट लगभग कितना है? वो है 14.9%। 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों में से कौन सी धार्मिक जनसंख्या सबसे अधिक है? मुस्लिम की 19.26%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? वो है जौनपुर 1024। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंग अनुपात न्यूनतम था? वो गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम था। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? गाजियाबाद में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? ललितपुर था। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 72। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों के परसेंट कितना है? 52.29%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की का परसेंट कितना है? 47.71%। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षर जनसंख्या में पुरुषों का परसेंट कितना है? 75%, यानी कि 77.3%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षर जनसंख्या महिलाओं का कितना परसेंट है? होगा 45% से अधिक होगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास की अगर मैं बात करता हूँ तो प्राचीनतम इतिहास की बात करूँ तो प्राचीनतम इतिहास में मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण काल में हुआ। इस काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में इस काल में मानव पूरी तरह से असभ्य था, बर्बर अथवा जंगली था और प्रायः वो नदियों के किनारे अथवा गुफाओं में रहता एवं शिकार कर भोजन के संग्रह करता था। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्रयागराज के बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी, सिंदौली के चकिया नामक क्षेत्र से प्राप्त हुए। बेलन घाटी प्रयागराज में खोज या खुदाई, इलाहाबाद में और विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रो जी.आर. शर्मा द्वारा दुनिया के उन प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहां सर्वप्रथम मानव का बसाव हुआ है। बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पुरास्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की सुंदर मूर्ति मिली। इस सभ्यता के सभी उपकरण क्वार्टराइज पत्थरों से निर्मित हैं। मध्य पाषाण काल प्रमुख स्थल सरायनाहर, महादहा और दमदमा प्रतापगढ़ के चौपड़ी मांडो प्रयागराज जिले में बेलन घाटी में स्थित है। प्रयागराज के मेजा, करछना, फूलपुर, कोरोब, बारा आदि तहसीलों में स्थित पुरास्थल हैं। नंबर 1 सरायनाहर राय प्रतापगढ़। नंबर 1 झोपड़ी का फर्श एवं अस्थायी निवास स्थान के अवशेष मिले। नंबर 2 14 समाधान तथा 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए। शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व में रखे थे। नंबर 3 युद्ध एवं बाह्य मानवीय आक्रमणों के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। दमदमा प्रतापगढ़ खुदाई 1982 से 1987 में प्रयागराज विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई। 41 समाधान, दमदमा से 41 समाधान तक कुछ गर्त चूल्हे मिले और दमदमा प्रतापगढ़ से 5 युगल समाधियां मिली जिसमें पुरुष व स्त्री के कंकाल थे। नोट प्रयागराज के निकट लेखैया नामक विश्वविद्यालय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल मिले। नंबर 3 महादहा प्रतापगढ़ में महादहा प्रतापगढ़ से हड्डी से बने वाड़ाग्र एवं आभूषण प्राप्त हुए। नवपाषाणकालीन स्थल नंबर 1 कोल्डी हवा, नंबर 2 पंचहो और नंबर 3 महगढ़ा से प्रयागराज की बेलन घाटी में और नंबर 4 लौहरा देव संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश का इतिहास तो नंबर 3 नवपाषाणकालीन इतिहास में कोल्डी हवा, महगढ़ा और पंचोहो में प्रयागराज की बेलन घाटी में लौहरा देव संत कबीर नगर। बेलन घाटी स्थित कोल्डी हवा प्रयागराज में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। नवीनतम शोध के आधार पर लौहरा देव को
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम स्थल के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। यहाँ 9000 से 8000 बीसी में धान की खेती के साक्ष्य मिले। ताम्र पाषाण काल में ठीक बाद तथा सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति में तांबे के साथ के टीन मिलाकर कांसा तैयार किया गया था। आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में ताम्र पाषाण काल से संबंधित संस्कृति को गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति की खोज विशौली बदायूं से राजपुर परशु बिजनौर सिंधु घाटी सभ्यता के नंबर 1 आलमगीरपुर अवस्थित मेरठ नदी हिंडन नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता भारत सेवक समाज 1958 में। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल प्राप्त साक्ष्य रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के अनेक टुकड़े, मिट्टी के बर्तनों पर मोर, गिलहरी के चिन्ह। बड़ा गांव सहारनपुर, हुलास सहारनपुर, सनौली बागपत, मांडी मुजफ्फरनगर, मानपुरा बुलंदशहर, कैराना शामली। महाजनपद काल बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय व जैन धर्म के भगवती सूत्र में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का उदय मिलता है, जिसमें 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नंबर 1 कौशल में वर्तमान अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। कैपिटल श्रावस्ती और अचिरावती। राप्ती नदी के तट पर कुशावती। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेश से व जेतवन बिहार के अवशेषों की पहचान सहित से की जाती है। श्रावस्ती के खंडहर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सहेत महेत गांव में मिले। सहेत महेत स्तूप के खंडहरों से पता चलता है कि श्रावस्ती का आकार अर्धचंडाकार था। नंबर 2 काशी वर्तमान वाराणसी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र काशी महाजनपद था। इसकी राजधानी वाराणसी वर्णा व 80 नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण वाराणसी पड़ा। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना राजा देवोदास ने की थी। ब्रह्मदत्त यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा था। अर्थवेद में सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है। अविभक्त क्षेत्र अभियान कहा जाता था। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र काशी में तैयार होते हैं। काशी सूती व रेशमी वस्त्रों तथा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। नंबर 3 वत्स वर्तमान स्थिति प्रयागराज व बांदा के आसपास क्षेत्र। राजधानी कौशाम्बी लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। गौतम बुद्ध नगर के समकालीन वत्स का राजा पौरस वंश का उदयन था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने राजा उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। वत्स अपने सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध था। उदयन का विवाह चंड प्रदोत की पुत्री वासवदत्ता से हुआ था। इनकी प्रेम कथा का वर्णन भास द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्ता में मिलता है। नंबर 4 कुरु वर्तमान अवस्थित दिल्ली मेरठ व थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र है। राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ है। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नरेश नगर इसी राज्य का भाग था। सूरसेन वर्तमान अवस्थिति मथुरा के आसपास का क्षेत्र। राजधानी मथुरा। यमुना नदी। महाभारत व पुराणों के अनुसार सूरसेन यदुवंशियों शासक द्वारा शासित था। भगवान श्री कृष्ण इसी कुल से संबंधित हैं। नंबर 6 पांचाल। आधुनिक रोहिलखंड के बदायूं बरेली व फर्रुखाबाद जिले में इसमें आते हैं। पांचाल उत्तरी पंचाल अहिच्छत्र बरेली, दक्षिणी पांचाल काम्पिल्य फर्रुखाबाद। कान्यकुब्ज कन्नौज नगर इसी महाजनपद का भाग था, जिसे महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। महाभारत कालीन द्रौपदी पांचाल महाजनपद की राजकुमारी थी।
इसलिए पांचाली कहा जाता है। नंबर 7 मल्ल। मल्ल अवस्थिति वर्तमान उत्तर प्रदेश का देवरिया व कुशीनगर जनपद, राजधानी कुशीनारा, इसकी राजधानी पावा। कुशीनारा में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नंबर 8 चेदी। चेदी यानी कि अवस्थिति आधुनिक बुंदेलखंड व उसके समीपवर्ती क्षेत्र, राजधानी शक्तिमती बांदा। महाभारत कालीन शिशुपाल यहाँ का शासक था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मारा था। उत्तर प्रदेश का इतिहास छठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात बुद्ध काल में 10 गणराज्य थे, जिनमें से 7 गणराज्य उत्तर प्रदेश में स्थित थे। नंबर 1 कपिलवस्तु के शाक्य सिद्धार्थनगर। नंबर 2 केशपुल के कलाम सुल्तानपुर। नंबर 3 रामग्राम के कोलिये गोरखपुर। नंबर 4 पिपल लिवन के मोरिये गोरखपुर। नंबर 5 कुशीनारा के मल्ल कुशीनगर। नंबर 6 के पावा के मल्ल कुशीनगर। नंबर 7 के सुमार गिरी के मल्ल पर मिर्जापुर। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गोत्र गौतम बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में साल वृक्ष के नीचे क्षत्रिय कुल में हुआ था। नोट: कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थनगर के पिपर हवा से की जाती है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, शाक्य कुल के मुखिया थे। माता का नाम महामाया था, कोलिय साम्राज्य की राजवंश की कन्या थी। इनका जन्म देवदह महाराजगंज में हुआ। पालन पोषण इनका प्रजापति गौतमी ने किया। सौतेली माता थी। पत्नी इनकी यशोधरा थी, कोलिय गणराज्य की थी। 28 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को यशोधरा से एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई, लेकिन सांसारिक जीवन से द्रवित होकर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा। और सारथी जिसका चन्ना था, घोड़े का नाम कत्थक था। और ज्ञान प्राप्ति से इन्हें 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे गया नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। वाराणसी में है ये कि मृगदाव आश्रम 5 सन्यासी ब्राह्मणों को पाली भाषा में दिया। और नंबर 1 असंग और नंबर 2 कौद्रीय, नंबर 3 असजाति वप्र, नंबर 4 महानाम, नंबर 5 महाक्षिप। प्रथम उपदेश का उल्लेख संयुक्त निकाय सुत्त पिटक में है एवं प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने 4 सप्त आर्यों के बारे में बताया था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का प्रथम वर्षावास सारनाथ वाराणसी के मूल कुही बिहार में तथा अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलग्राम बिहार में किया था। उत्तर प्रदेश इतिहास में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। कौशल में ही बुद्ध धर्म का सर्वाधिक अनुयायी बने। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। श्रावस्ती में ही सर्वाधिक वर्षाकाल 20 वर्षाकाल व्यतीत किए। और अंगुलीमार नामक डाकू को गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती कौशल में बुद्ध धर्म में दीक्षित किया था। गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली एवं सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद मल्ल गणराज्य के निवासी थे। महापरिनिर्वाण 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में हृदयवती नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कुशीनगर के राम संभार नदी तट पर गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों ने अत्यंत अंत्येष्टि के साथ किया। गौतम बुद्ध के भस्मावशेषों पर निर्मित उत्तर प्रदेश में स्तूप। नंबर 1 रामाभार स्तूप, कुशीनगर में, इसके निर्माता मल्ल। नंबर 2 पावा स्तूप, कुशीनगर में, इसके निर्माता मल्ल। और नंबर 3 रामग्राम स्तूप, इसके रामग्राम
और कोलियगढ़ का। और ये नंबर 4 पिपर हवा स्तूप सिद्धार्थनगर साक्यगढ़ का। उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन विहार कुब्बाराम विहार श्रावस्ती में, और जेतवन विहार श्रावस्ती में, मल्लिकाराम विहार श्रावस्ती में, गोस्ताराम विहार कौशाम्बी में, और धर्मचक्र जिन विहार सारनाथ कुमार देवी ने गढ़वाल वंश की थी और वंश के राजा गोविंद चंद्र की रानी ने। अब बात करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर। जन्म इसका अयोध्या में हुआ। अन्य नाम इनका आदिनाथ या सरियानाथ था। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ थे, इनका जन्म अयोध्या में हुआ। तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ थे, इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ। और इन छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु थे, जिनका जन्म कौशाम्बी में हुआ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जन्म वाराणसी में। पिता का नाम अश्वसेन, काशी के राजा थे। माता बामा देवी थी, पत्नी प्रभावती थी। जैन धर्म अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ जी को 84 दिन की तपस्या के बाद सम्मेद शिखर पर कैवल्य की ज्ञान की कैवल्य ही प्राप्त हुई। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। महोबा गोरख पहाड़ पर चट्टानों काटकर निर्मित 24वें तीर्थंकर की प्रतिमा के लिए और विख्यात है। मथुरा का कंकाली टीला जैन धर्म से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी तक रहे। और सोहगौरा ताम्रपत्र लेख शिलालेख गोरखपुर में है। भाषा प्राकृतिक में। अकाल के दौरान जनता के लिए अनाज के 3 कोठार बनवाने का उल्लेख मिलता है। अशोक 273 बीसी से 232 बीसी। अशोक के मेरठ तथा टोपरा स्थित स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली तथा कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर द्वारा प्रयागराज किले में स्थापित किया। टोपरा स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक ने इसे स्वर्ण स्तंभ या स्वर्ण मीनार कहा था। इस स्तंभ लेख पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के भी 3 लेख उत्कीर्ण हैं। सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। इस लेख में अशोक ने अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था। सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष पर बने सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार ने अपने राज चिन्ह में स्वीकारा। कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख। कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने वाले लेख उत्कीर्ण हैं। अन्य नाम रानी का अभिलेख। मुगल बादशाह जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। रुमनई देवी लघु स्तंभ लेख अशोक द्वारा शासन के 20वें वर्ष में इस स्थान की पात्रा का वर्णन है। उनके द्वारा लुम्बिनी के भूमिकर को काटकर 108 कर दिया गया। रुमनई देवी लेब में बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक द्वारा बौद्ध स्थलों की पात्राओं का क्रम लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया, कुशीनगर। कुषाण वंश राजा कनिष्क, इसकी राजधानी पेशावर मथुरा थी, 78 एडी का था। कंकाली टीला अभिलेख मथुरा कनिष्क के महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क कहा गया। गांधार कला शैली व मथुरा कला शैली का विकास राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ। गांधार कला काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया और मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया। गांधार व मथुरा कला शैली में बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा व वरद मुद्रा में मूर्तियां बनी।
गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला शैली में हुआ था। ब्राह्मण धर्म से संबंधित देवी देवताओं की प्रथम मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला शैली में हुआ। मथुरा कला शैली हिंदू, जैन व बौद्ध धर्म से संबंधित है। मथुरा कला शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता व भावुकता की प्रधानता होती है। मथुरा साहित्य संग्रहालय कुषाणकालीन मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय मूर्ति कला का जन्म स्थल कहा जाता है मथुरा। शुंग वंश फाउंडर पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके अयोध्या अभिलेख राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। अयोध्या अभिलेख और पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए। महाभाष्य ग्रंथ की रचयिता महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता पतंजलि। जन्म गोंडा में। यह काल उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा स्थापत्य कला व ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल था। गुप्त साम्राज्य विलसद अभिलेख एटा जनपद में कुमार गुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें कुमार गुप्त प्रथम तक के शासन की गुप्तावली का वर्णन है। नंबर 2 गढ़वा अभिलेख। ये प्रयागराज जनपद के करछना तहसील में कुमार गुप्त के 2 अभिलेख प्राप्त हुए थे। नंबर 3 भीतरी स्तंभलेख अवस्थित गाजीपुर के सैदपुर तहसील में और पुष्यमित्रों व हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्धों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। भीतरी अभिलेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय व कुमारगुप्त प्रथम की माताओं का नाम भी है। नंबर 4 कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख अवस्थित है गोरखपुर जनपद के कहोम नामक स्थान पर कहोम स्तंभ में वर्णित है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनवाई थी। नंबर 5 करमदंडा अभिलेख अवस्थिति है अयोध्या में और यह अभिलेख भगवान शिव की अधोभाग प्रतिमा पर वर्णित है। स्थापना कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वीसेन ने की थी। नंबर 6 मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज में है। बुद्ध मित्र द्वारा बुद्ध प्रतिमा स्थापित करवाए जाने का उल्लेख है। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त था, जिसने अपनी राजधानी अयोध्या को बनवाया था। प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर। नंबर 1 देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये अवस्थित है ललितपुर में। ये नदी बेतवा नदी के किनारे। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला एग्जाम्पल है शैली नागर शैली में और पंचायतन शैली नागर शैली और पंचायतन शैली। भगवान शिव को योगी के रूप में दर्शाया गया है। नंबर 2 भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव मंदिर जो है अवस्थित है कानपुर में। भीतरगांव मंदिर जो है अवस्थित है कानपुर में। भीतरगांव मंदिर शिखर में भारत में सर्वप्रथम मेहराव का प्रयोग किया गया। बात करेंगे वर्धन वंश। वर्धन वंश हर्षवर्धन 606 से 647 एडी। राजधानी इसकी कन्नौज थी और बांसखेड़ा अभिलेख शाहजहाँपुर। इस अभिलेख में राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय तथा धोखे से राजा शशांक द्वारा रामवर्धन की हत्या की जानकारी मिलती है। प्रयाग महामोक्ष परिषद हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। चीनी यात्री हेनसांग 643 एडी में इस प्रकार के छठवें महोत्सव में शामिल हुआ था। 18 देशों की राजाओं ने भाग लिया था। 75 दिन चले इस समारोह में प्रथम दिन बुद्ध, दूसरे दिन सूर्य तथा तीसरे दिन शिव की पूजा की गई। हर्षवर्धन ने प्रयाग और कन्नौज में बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन कराया था। मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख मऊ जनपद की घोसी तहसील में भिटौरा मुद्रा भांड अयोध्या जनपद में
हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल, प्रतिहार वंश के वत्सराज और राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज पर शक्तिहीन आपूद शासकों का शासन था। चक्रापुद और इंडापुद युद्ध। गहलवाल वंश प्रतिहारों के पतन के बाद चंद्रदेव ने कन्नौज व वाराणसी में गहलवाल वंश की स्थापना की थी। राजधानी इसकी कन्नौज थी। गोविंद चंद्र 1114 से 1155 एडी सबसे शक्तिशाली शासक था। कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ के रचयिता लक्ष्मी घर गोविंद चंद्र के दरबार में रहते थे। पत्नी कुमार देवी सारनाथ वाराणसी में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण कराया था। विजय चंद्र 1155 से 1170 एडी जौनपुर में अटाला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा जयचंद 1170 से 1194। जयचंद का कमौली अभिलेख बनारस से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख है। चंद्रावर का युद्ध 1194 राजा जयचंद्र व मोहम्मद गौरी के बीच। चंद्रावर का युद्ध फिरोजाबाद। चंदेल वंश चंदेल शक्ति का केंद्र आधुनिक बुंदेलखंड था। इनका उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। पहले प्रतिहारी के सामंत थे। इसके संस्थापक नन्नुक थे। 831 एडी इनकी राजधानी खजुराहो थी और खजुराहो थी। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जुजाक भुक्ति था। यशोवर्मन 925 से 950 एडी। धंग 950 से 1002 एडी। राजा धंग ने सर्वप्रथम कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया तथा बाद में खजुराहो स्थानांतरित की। विद्याधर 1017 से 1029 सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। राजा विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। महुआ के समीप कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण कीर्ति वर्मन ने करवाया था। परमंद्रदेव 1163 से 1202 एडी अंतिम शासक था। आलाउद्दीन नामक 2 सेना नायक परमिंदर देव के दरबार में रहते थे। अंतिम शासक परमिंदर देव ने 1202 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। मंत्री अजय देव ने परमिंदर देव की हत्या कर दी। दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526। गुलाम वंश 1206 से 1290। संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210। अजमेर, कन्नौज व कालिंजर को जीतने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इल्तुतमिश 1210 से 1236। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। बदायूं की जामा मस्जिद शमसी जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बलबन 1266 से 1286 एडी। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। सिकंदर लोदी 1489 से 1517। 1504 एडी में आगरा नामक नगर की बसाया था। अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश का काफ़ी हिस्सा था तथा बिहार का कुछ भाग आता था। संस्थापक शहादत खां 1722 से 1739 एडी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1720 से 1722 एडी में शहादत खां को आगरा का गवर्नर नियुक्त किया था। बुरहान उल मुल्क की उपाधि से विभूतित किया। राजधानी फैजाबाद। अयोध्या। मृत्यु उसकी 19 मार्च 1739। नंबर 2 सफदरगंज 1739 से 1754। शहादत खां का भतीजा का दामाद था। 1744 एडी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपना वजीर बनाया था। नंबर 3 शुजाउद्दौला
1754 से 1775 सुजाउद्दौला ने अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने की अनुमति प्रदान की। बक्सर का युद्ध 1764 एडी। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय व अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो विजयी। बक्सर का युद्ध 1764 में एडी। हेक्टर मुनरो। प्रयागराज की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 एडी में अवध नवाब सुजाउद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई। नंबर 1 कड़ा व प्रयागराज का क्षेत्र छोड़कर शेष भाग नवाब को वापस कर दिया। नंबर 2 नवाब द्वारा हर्जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने की बात कही गई। नंबर 3 कंपनी को अवध के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। नंबर 4 अवध के नवाब के खर्चे पर कंपनी अवध की सुरक्षा हेतु ब्रिटिश सेना रखेगी। नंबर 5 बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकृत किया, जिसका संरक्षण अंग्रेज करेंगे। बनारस की संधि 1773 एडी। बनारस की संधि अवध नवाब सुजाउद्दौला, कड़ा एवं प्रयागराज का क्षेत्र अंग्रेजों ने पुनः खरीद लिया। बनारस की संधि वॉरेस हेस्टिंग के बीच में हुई। अवध नवाब सुजाउद्दौला का कड़ा एवं प्रयागराज का क्षेत्र अंग्रेजों से पुनः खरीद लिया गया। 1774 एडी में सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों की सहायता से रोहिलखंड क्षेत्र को अवध में मिलाया और सुजाउद्दौला का मकबरा लखनऊ में है और का नाम रोहिलखंड सरदार हाफिज रहमत खां बनवाया था। नवाब आसफउद्दौला 1772 से 1797 एडी राजधानी फैजाबाद अयोध्या से लखनऊ स्थानांतरित की। बड़ा इमामबाड़ा 1784 से 1786 में लखनऊ में, अन्य नाम इसका आसफी इमामबाड़ा। मुख्य वास्तुकार फ़ियाफ़त उल्ला, जिसे नवाब ने 1784 एडी में अकाल के दौरान रोजगार पैदा करने के लिए धर्मार्थ परियोजना के रूप में शुरू किया था। इमामबाड़ा में एक प्रसिद्ध भूल भुलैया भी है। इमामबाड़ा में संरचना में गौथिक प्रभावों के साथ राजपूत व मुगल वास्तुकला का मिश्रण है। नवाब आसफउद्दौला 1775 से 1797 रूमी दरवाज़ा अन्य नाम तुर्किश गेटवे कंस्ट्रक्शन निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने किया। 1784 से 1786 अवस्थित है लखनऊ में। वास्तुकार किफ़ायत उल्ला खां। आकार था ऊंचाई 60 फुट और चौड़ाई 50 फुट। इसका डिज़ाइन तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल के समान है। राजकीय चिन्ह में अंगीकृत 2 मछलियों को रूमी दरवाज़ा से ही लिया गया है। नंबर 5 शहादत अली खां 1797 से 1814 एडी। शहादत अली खां ने अवध के राजा की उपाधि धारण की तथा इमाम उद दौला के नाम से गद्दी पर बैठा। अंग्रेजों ने 1797 में इलाहाबाद के किले को पुनः खरीदा। 1801 एडी में बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की। बेलेजली ने रोहिलखंड व गंगा यमुना 2 आब में स्थित अवध का दक्षिण क्षेत्र कंपनी के लिए अवध से ले लिया। लखनऊ स्थित हीरा महल का निर्माण शहादत अली खां ने करवाया था। गाजी उद्दीन हैदर खां 1814 से 1827, नसरुद्दीन 1827 से 1837, मोहम्मद अली 1837 से 1842, अहमद अली 1842 से 1847 और वाजिद अली शाह 1847 से 1856 अंतिम नवाब। वाजिद अली शाह ने शाह रंगीला शाह के नाम से प्रसिद्ध था। दीवान अख्तर में वाजिद अली शाह द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है। 1848 एडी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत आते ही कर्नल स्लीमेन को अवध के दौरे पर भेजा। उसने अवध की स्थिति दयनीय बताई, लेकिन उसमें अवध विलय का विरोध किया।
1854 एडी में कर्नल जेम्स आउट्रम को लखनऊ का रेजिडेंट बनाया। उसने प्रशासन की दुर्दशा का वर्णन किया। वाजिद अली शाह के समय जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 एडी में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। जेम्स आउट्रम ने अवध का पहला चीफ कमिश्नर था। 1857 की क्रांति। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पॉमस्टन, वास्तविक नाम हेनरी जॉन टेम्पल। विद्रोह का प्रारंभ और प्रसार। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857, जो क्रांति के पहले शहीद थे। मंगल पांडे के साथ ईश्वरी पांडे को भी फांसी दी गई। 24 अप्रैल 1857 एडी को तीसरी नेटिव घुड़सवार सेना मेरठ के 90 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से साफ इनकार कर दिया गया था। मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैविट था। मेरठ तोपखाने का मुख्यालय था। और झांसी 4 से 5 जून 1857 नेतृत्व करता रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे, बचपन का नाम मणिकर्णिका महलपरी। और दमनकर्ता जनरल यूरोज। विवाह 1842 एडी को झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। दत्तक पुत्र दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी तथा समाधि ग्वालियर में स्थित है। लखनऊ में 4 जून 1857 में नेतृत्व बेगम हजरत महल। दमनकर्ता हेनरी कैंपबेल व विजरिस कादिर। बचपन का नाम महक परी। विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस हैवलॉक जनरल नील ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। बेगम हजरत महल पराजित होकर नेपाल चली गई तथा गुमनामी जिंदगी में इनकी मृत्यु हो गई। कानपुर के नेतृत्व नाना साहब तात्या टोपे का नाना साहब का वास्तविक नाम धोधू पंत था और तात्या टोपे का वास्तविक नाम नामचंद पांडुरंग था। कानपुर 5 जून 1857 को दमनकर्ता कॉलिस कैंपबेल। सती चौरा घाट बीबीधर कानपुर के थे। अयोध्या फैजाबाद नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला। 50,000 रुपये का इनाम। अंग्रेजी के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। 5 जून 1858 एडी को रोहिलखंड के सीमा पर पोबाड़ के राजा जगन्नाथ ने गोली मारकर मौलवी अहमदुल्ला की हत्या कर दी। और बरेली में खान अब्दुल गफ्फार खान विसेंट आयर कहा जाता है। और प्रयागराज लियाकत अली कर्नल नील। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। गवर्नर जनरल कैनिंग ने प्रयागराज को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। मेरठ कदम सिंह थे मेरठ से। मथुरा से देवी सिंह थे। गोरखपुर से गाजाधर सिंह थे। 1857 की क्रांति के बाद राज्य में संगठनात्मक परिवर्तन। 1 नवंबर 1858 एडी को प्रयागराज में भव्य दरबार का आयोजन के मिंटो पार्क में अब मालवीय पार्क कहा जाता है। ब्रिटिश महारानी के उद्घोषणा पत्र को कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। नंबर 1 दिल्ली डिवीजन को 1858 एडी में उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया तथा उत्तर पश्चिमी प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज में स्थानांतरित कर दी गई। 1858 एडी में प्रदेश भागों अवध व उत्तर पश्चिमी भाग में विभक्त कर दिया गया। क्रांति के बाद राष्ट्रवाद का विकास हुआ। राधा स्वामी सत्संग। शुरुआत 1861 एडी में आगरा में शिवदयाल साहब द्वारा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में और स्थापना इसके स्वामी श्रद्धानंद व मुंशी राम लेखराज द्वारा हुई।
भारतन हरिश्चंद्र ने वाराणसी में कवि वचन सुधा 1867 तथा हरिश्चंद्र मैगजीन 1872 में का प्रकाशन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी स्थापना 28 दिसंबर 1885 AD को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई। प्रतिनिधि 72 थे और जिनमें 10 सदस्य उत्तर प्रदेश से थे। और कांग्रेस की स्थापना से स्वतंत्रता प्राप्ति तक उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन हुए। पहला प्रयागराज अधिवेशन 1888, जॉर्ज यूले के समय वो इंडियन नेशनल पार्टी का प्रथम अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले। नंबर 2 अधिवेशन प्रयागराज अधिवेशन 2 1992 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। नंबर 3 अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन 1899 में रमेश चंद्र। नंबर 4 वाराणसी अधिवेशन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। नंबर 5 प्रयागराज अधिवेशन 1910 विलियम बेड नवर्न। नंबर 6 लखनऊ अधिवेशन 1916 श्री अविंका चरण मजूमदार। और नंबर 7 कानपुर अधिवेशन 1925 सरोजिनी नायडू INC पार्टी की प्रथम महिला। नंबर 8 लखनऊ अधिवेशन 1936 पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नंबर 9 मेरठ अधिवेशन 1946 JV कृपलानी। मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन 1907 प्रयागराज में अध्यक्ष इसके मोतीलाल नेहरू थे। 1909 में आगरा में हुआ था। 1909 में आगरा में अध्यक्ष इसके मोतीलाल नेहरू थे। अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भगवान दास ने की थी। नंबर 1 देवबंद आंदोलन स्टार्टिंग 1866 AD में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी व मौलाना राशिद अहमद गंगोही द्वारा सहारनपुर में हुई। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां 1864 AD में साइंटिफिकल सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी। ऑब्जेक्ट किसानों को एकजुट व जागरूक करना। ऑब्जेक्ट किसानों को एकजुट व जागरूक करना। प्रतापगढ़, प्रयागराज व जौनपुर इस आंदोलन के केंद्र रहे। एका आंदोलन शुरुआत 1921 AD में अवध के किसानों द्वारा हुआ था। प्रमुख नेता मदारी पासी व सहदेव थे। उत्तर प्रदेश के हरदोई, सीतापुर एवं बहराइच जिले में लगान में वृद्धि व उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना 11 अप्रैल 1936 AD को लखनऊ में हुई। प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। महासचिव कौन थे? NG रंगा। विशेषता थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। ऑब्जेक्ट इसका था किसानों की समस्याओं का समाधान करना। अवध किसान सभा की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में की। महत्वपूर्ण भूमिका थी गौरी शंकर मिश्र और जवाहरलाल नेहरू और देव नारायण पांडे। 20 से 24 दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा की अयोध्या में एक विशाल रैली आयोजित की गई। 1920 में अवध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ की यात्रा की थी। खिलाफत आंदोलन 20 जून 1920 AD को प्रयागराज में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। नोट मौलाना हजरत मोहानी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस की बैठक 1921 AD में आगरा में आयोजित हुई। असहयोग आंदोलन के दौरान शिव प्रसाद गुप्त द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। चौरी चौरा कांड 4 से 5 फरवरी 1922 को AD को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड की जानकारी गांधी जी को गोरखपुर के रहने वाले दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 AD को प्रयागराज में हुई। संस्थापक थे CR दास यानी कि मोतीलाल नेहरू। CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। अन्य सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, मालवीय जी, MR जयशंकर। क्रांतिकारी आंदोलन
क्रांतिकारी आंदोलन और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना 1924 ईडी में कानपुर में हुई। संस्थापक इसके सचिंद्र नाथ सान्याल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 एडी को उत्तर रेलवे के सहारनपुर लखनऊ संभाग पर काकोरी नामक ट्रेन 8 डाउन ट्रेन थी। काकोरी एक्शन में 29 भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 4 को फांसी दे दी गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर के थे, अशफाक उल्ला खां अयोध्या के थे, राजेंद्र लाड़ी गोंडा के थे और ठाकुर रोशन सिंह नैनी के थे, प्रयागराज के। काकोरी ट्रेन एक्शन में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे और क्रांतिकारी को बचाने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। रायबरेली संयुक्त प्रांत का पहला जिला था, जिसमें 1930 एडी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण व लाल बहादुर शास्त्री को सहयोग से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयागराज में करबंदी आंदोलन की शुरुआत की थी। साइमन कमीशन 11 दिसंबर 1927 एडी को प्रयागराज में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू गोविंद बल्लभ पंत को साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाठियां खानी पड़ी। लखनऊ में खली कुजम्मा ने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पतंगे व गुब्बारे उड़ाए थे। 1937 का प्रांतीय मंडल 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए। संयुक्त प्रांत में कुल सीटें 228 थीं, 128 थीं और 134 सीटें कांग्रेस ने जीती और गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने और रफ़ीक अहमद किदवई वित्त विभाग के और कैलाश नाथ काटजू माय विभाग के मंत्री बने। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चिंतू पांडे ने बलिया में अस्थायी सरकार का गठन किया। कानपुर षड्यंत्र के केस में 1924 में आरोप कम्युनिस्ट साम्यवादी पर हिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप लगाया। मुकदमा आरंभ 21 फरवरी 1924 को एम.एन. रॉय और श्री अमृत डांगे और नलिनी गुप्ता और अवनी मुखर्जी और उस्मानी मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन और श्रृंगार वेलू चेट्टियार मुकदमा आरंभ हुआ। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकीकरण। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी आबादी लगभग 2,240 मिलियन है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश की जीडीपी के शेयर के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो नंबर 1 नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा, इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1976 को हुई। नंबर 2 गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 30 नवंबर 1989 को हुई। नंबर 3 सीडा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर 1989 में हुई और नंबर 4 लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ व उन्नाव 2005 में हुई। नंबर 5 बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा 1991 में और नंबर 6 पीड़ा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में। नंबर 7 यूपीड़ा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2007 और नंबर 8 बीडा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण। राजस्व की स्थिति उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि अव्यवस्था अधिनियम 1905, उत्तर प्रदेश चकबंदी योजना 1954 में, किसान वही योजना 1992 में, व्यापार कर 1948 एडी में, उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम। उत्तर प्रदेश में व्यापार कर को कुल 20 जोन हैं। सर्वाधिक व्यापार कर का संग्रहण लखनऊ
लखनऊ लखनऊ जोन सबसे कम झांसी। आर्थिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, पश्चिमी में 30, पूर्वी में 28, केंद्रीय में 10 और बुंदेलखंड में 7। निम्नलिखित क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड। जनसंख्या की दृष्टि से पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड। लिंगानुपात पूर्वी पर केंद्रीय, पश्चिमी और बुंदेलखंड। कुल साक्षरता बुंदेलखंड, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी। प्रति व्यक्ति आय पश्चिमी, बुंदेलखंड, केंद्रीय और पूर्वी। औद्योगिक विकास पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग की बात करेंगे हम। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं उद्योग चीनी उद्योग गन्ना राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है और कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा बृहत्तम उद्योग है। गन्ना के क्षेत्रफल व उत्पादन में 2022 से 2023 में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान था। भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया 1903 में स्थापित हुई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में 1975 में। और उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ 1963 में। चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2004 में। और सूती वस्त्र हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग है। उत्तर प्रदेश कलात्मक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश कलात्मक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश कलात्मक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 1, सीतापुर की दरियाँ सीतापुर की दरियाँ। नंबर 2, वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ। नंबर 2, वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ। नंबर 2, वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ। नंबर 3, लखनऊ की चिकनकारी। लखनऊ की चिकनकारी। रामपुर की जरी जरदोजी। और 5 नंबर गाजीपुर का कटवर्क पर्दा। और नंबर 6, अमरोहा का पायल वर्क। गोरखपुर का बेड कवर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ सूती वस्त्रों की 10 से अधिक मिलें हैं। छींट व लिहाफों की छपाई का कार्य फर्रुखाबाद में। तिलकुआ, मथुरा, जहांगीराबाद। कालीन व दरियाँ बनाने का कार्य मिर्ज़ापुर, भदोही, मथुरा, आगरा, बरेली, सीतापुर व अलीगढ़ में है। कालीन व दरियाँ बनाने का कार्य मिर्ज़ापुर, भदोही, मथुरा, आगरा, बरेली, सीतापुर व अलीगढ़ में है। कंबल बनाने का कार्य मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, बिजनौर और लावड़, मेरठ में है। रेशम उद्योग विश्व में प्रसिद्ध रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, जबकि दूसरा स्थान भारत का है। रेशम की 4 किस्में होती हैं। उत्तर प्रदेश में इनका उत्पादन होता है और रेशम की 4 किस्में होती हैं। नंबर 1, मलबरी, सहतूती, ईरी और टसर और मूंगा। मलबरी या सहतूती, ईरी और टसर या मूंगा। रेशम उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली या बहराइच में रेशम का उत्पादक होता है। प्रदेश में रेशम का ज़्यादातर काम वाराणसी, मिर्ज़ापुर, कानपुर, शाहजहाँपुर, मऊ, इटावा, मोदीनगर में होता है। वाराणसी को रेशमी की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। मलबरी सहतूती रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पे है? गोंडा में, सुभागपुर गोंडा। टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? सोनभद्र में। टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पे है? सोनभद्र में। ईरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है? औरैया में।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं संबंधित स्थल कौन से हैं? तो इस्पात उद्योग, इस्पात यानी कि इस्पात उद्योग गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़। इस्पात उद्योग गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़। रेल पहिया कारखाना, रेल का पहिया कारखाना कहाँ पे है? लालगंज, रायबरेली में। रेल के पहिया का कारखाना कहाँ पे है? रायबरेली में है, लालगंज में। ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और लखनऊ। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और लखनऊ। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा और ग्रेटर नोएडा। भारत एक्सप्लोसिव भारत एक्सप्लोसिव भारत एक्सप्लोसिव ललितपुर। भारत एक्सप्लोसिव ललितपुर। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मर कारखाना झांसी और मेरठ। ट्रांसफॉर्मर कारखाना झांसी और मेरठ। ट्रांसफॉर्मर कारखाना झांसी और मेरठ। अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर। अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर। अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर। अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर। जूट कारखाना कानपुर नगर और सहजनवा, गोरखपुर। जूट कारखाना कानपुर नगर, सहजनवा, गोरखपुर। ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर। ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर। कृत्रिम रबर उद्योग मोदी नगर, बरेली। देसी घी, औरैया और हाथरस। कागज की लुगदी उद्योग सहारनपुर। छपाई का उद्योग फर्रुखाबाद। पेंटिंग उद्योग मथुरा। पेंटिंग उद्योग मथुरा। होजरी वस्त्र उद्योग मेरठ और कानपुर। होजरी वस्त्र उद्योग मेरठ या कानपुर। सुरमा नगर, बरेली। बरेली, सुरमा, बरेली वाला। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़। आभूषण उद्योग कानपुर नगर और वाराणसी। आभूषण उद्योग कानपुर नगर, वाराणसी। कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग आगरा। कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग आगरा। सिगरेट उद्योग गाजियाबाद, सहारनपुर। सिगरेट उद्योग गाजियाबाद, सहारनपुर। लकड़ी नक्काशी उद्योग नगीना, बिजनौर और सहारनपुर। नगीना, बिजनौर, सहारनपुर। पत्थर के खिलौने चित्रकूट। पत्थर के खिलौने चित्रकूट। खेल का सामान आगरा, मेरठ, बरेली। खेल का सामान आगरा, मेरठ, बरेली। प्लाई बोर्ड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद, बिजनौर। बांसुरी, पीलीभीत। बांसुरी, पीलीभीत। पेठा उद्योग आगरा, प्रयागराज। आंवला, प्रतापगढ़। गजक व रेवड़ी उद्योग लखनऊ। गजक व रेवड़ी उद्योग लखनऊ। मूंगा मूंगा शिल्प उद्योग गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़। एक जिला एक उत्पाद योजना शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई। ऑब्जेक्ट इसका था सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। उत्पाद और जिला। वस्त्र उद्योग, वस्त्र उत्पादक अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, मऊ, इटावा। गुड़ अयोध्या, मुजफ्फरनगर। मूंज उत्पाद सुल्तानपुर, अमेठी, प्रयागराज। कालीन उद्योग भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र। ताले एवं हार्डवेयर अलीगढ़। दूध प्रसंस्करण देसी घी, औरैया। काली मिट्टी की कलाकृतियाँ आजमगढ़। जरी जरदोजी उत्पादन बदायूं, बरेली, कासगंज। शाहजहाँपुर, उन्नाव, चंदौली। होम फर्निशिंग बागपत व हापुड़। सजावट के सामान देवरिया। जनजातीय शिल्प श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी। काष्ठकला बस्ती, बिजनौर। काष्ठकला बस्ती, बिजनौर। बनारसी रेशमी, वाराणसी। लकड़ी पर नक्काशी, सहारनपुर। काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर। टेराकोटा काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर। टेराकोटा गोरखपुर। दरी, सीतापुर। लौह कला शामली। पीतल के बर्तन, संत कबीर नगर। काष्ठ शिल्प वुडक्राफ्ट, रायबरेली। वुडवर्क, रायबरेली। खाद्य प्रसंस्करण आंवला, प्रतापगढ़। बांसुरी, पीलीभीत। तारकशी कला, मैनपुरी। और धातु शिल्प मुरादाबाद। सैनिटरी फिटिंग मथुरा। उत्तर प्रदेश के परिवहन तंत्र। प्रदेश में परिवहन तंत्र की 3 मुख्य साधन हैं, सड़क, रेल और वायु परिवहन, और इसके अलावा एक गौड़ साधन है, जल परिवहन भी है। सड़क परिवहन। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 झारखंड। महाराष्ट्र 184
18,459.25 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 12,292.23 किलोमीटर, राजस्थान 10,706.34 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 89। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19, दिल्ली से कोलकाता, पहले नाम NH-2, लंबाई 655.2 किलोमीटर। NH-19 आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली। सबसे छोटा NH-55 NH-552 चिरगांव, झांसी, मध्य प्रदेश की ओर जाता है, लंबाई 4 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1 जून 1972। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन 1993। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 कानपुर में। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई। नंबर 1 गंगा एक्सप्रेस वे, इसका शिलान्यास लोकार्पण 18 दिसंबर 2021 को हुआ और विस्तार इसका मेरठ से प्रयागराज, लंबाई इसकी 594 किलोमीटर। जिले मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, संभल, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। निर्माण के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। शाहजहाँपुर में एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण हुआ। नंबर यमुना एक्सप्रेस वे, पहला नाम ताज एक्सप्रेस वे, निर्माणदायी संस्था यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। शिलान्यास फरवरी 2003 में, लोकार्पण 9 अगस्त 2012 को। विस्तार परी चौक, नोएडा, कुबेरपुर, आगरा। जिले गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। लखनऊ, लंबाई 165.537 किलोमीटर, लखनऊ एक्सप्रेस वे। विस्तार एतमादपुर, आगरा, सरोसा भरोसा गांव, लखनऊ, और लंबाई इसकी है 302.22 किलोमीटर। जिले हैं इसके आगरा से फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ। निर्माण संस्था उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे में प्राधिकरण, एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण। और नंबर 4 बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे। शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट से हुआ। लोकार्पण 16 जुलाई 2022 जालौन। विस्तार भरतकूप, चित्रकूट से कुदरेल गांव, इटावा। लंबाई इसकी 296.07 किलोमीटर। संबंधित जिले हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, इटावा, औरैया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे। शिलान्यास 5 जनवरी 2022 को। विस्तार आजाद चौराहा, कानपुर, शहीद पथ, लखनऊ, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। संबंधित जिले कानपुर से उन्नाव से लखनऊ। लंबाई 62.764 किलोमीटर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, गोरखपुर से आजमगढ़, लंबाई 91.352 किलोमीटर। संबंधित जिले गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़। वायु परिवहन। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी के बीच। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज, आगरा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज, अमेठी। मेरठ, अलीगढ़, सैफई, इटावा में फ्लाइंग स्कूल हैं। आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद में एयरबेस है और सहारनपुर में एयर स्टेशन है। झांसी में आर्मी एविएशन केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे
हवाई अड्डे, स्थान और प्रबंधन। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, सिविल प्रबंधन है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, सिविल में। और ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, सिविल में। बरेली हवाई अड्डा बरेली, भारतीय वायुसेना। झांसी हवाई अड्डा झांसी, भारतीय वायुसेना। खेरिया हवाई अड्डा आगरा, भारतीय वायुसेना। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, भारतीय वायुसेना। फुर्सतगंज हवाई अड्डा अमेठी, सिविल। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, भारतीय वायुसेना। सरसवा हवाई अड्डा सहारनपुर, भारतीय वायुसेना। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, भारतीय वायुसेना। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर, भारतीय वायुसेना। और कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कानपुर, सिविल। रेल परिवहन राज्य की प्रथम रेलगाड़ी 1859 AD में प्रयागराज से कानपुर के बीच। डीजल लोकोमोटिव वर्क मडुआडीह वाराणसी। आधारशिला 23 अप्रैल 1956 को AD को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूर्वोत्तर रेलवे जोन गोरखपुर, विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का। और उत्तर मध्य रेलवे जोन प्रयागराज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय, भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड। पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलाई गई। वंदे भारत ट्रेन। देश का तीसरा रेल कोच कारखाना कहाँ पे है? लालगंज, रायबरेली।